तो साथ ही पिछली क्लास में हमने प्रोजेक्शन और प्रोजेक्टेड वेक्टर का कंसेप्ट डिस्कस किया था। एक बार उस पर बेस्ड एक बहुत छोटा सा प्रॉब्लम करते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे उसी में, और कुछ डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज वगैरह भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। साथ ही साथ पिछली क्लास हमने पेडल ट्रायंगल की भी बहुत ढेर सारी बातें डिस्कस करी थी। होपफुली वो सारी बातें आप अच्छे से याद कर लिए होंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम में कंसिडर करता हूँ। प्रॉब्लम होगा प्रोजेक्शन और प्रोजेक्टेड वेक्टर के ऊपर बेस्ड। लिखिए आप, फाइंड प्रोजेक्शन एंड प्रोजेक्टेड वेक्टर of 3i minus j plus k along vector I minus 2j plus k। आप मेरे साथ साथ अभी करेंगे। बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है। अपने पिछली क्लास में इसके फॉर्मूले भी डेराइव किए थे। अगर वो आपको नहीं भी याद है तब भी आप बहुत जल्दी वहां पहुंच सकते हैं। यहां पे पहले मैं इन दोनों वेक्टर्स को बनाने की कोशिश करता हूं। ये मेरे पास एक वेक्टर है। हमें सपोज ओ ए वेक्टर जो कि गिवन है 3i माइनस जे प्लस के, इसका प्रोजेक्शन अलोंग ओबी वेक्टर फाइंड आउट करना है। ओबी वेक्टर दिया हुआ है i माइनस 2j प्लस के। तो प्रोजेक्शन के लिए पहला काम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर बनाएंगे यहां से ए से इस पे, और हमने लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन पे काफी काम किया था पिछली क्लास में। जो ओ एम होगा वो हमारा लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन होगा। ओ एम क्या होगा, यही प्रोजेक्शन होगा। अब अगर मैं इन वेक्टर्स के बीच का एंगल अल्फा एज्यूम कर लूं, भाई जिन बच्चों को थोड़ी बहुत दिक्कत थी यहां पे उससे अपनी दिक्कत को दूर करेंगे। तो जो ओ एम का लेंथ आएगा होगा ओ ए कॉस अल्फा। कॉस अल्फा, ओ ए कॉस अल्फा। कॉस अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कॉस अल्फा होगा सिंपली ओ ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए वेक्टर, सिंपली ओ ए होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी वेक्टर, सिंपली ओ बी है। हमने यहां पे ओ ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को सिंपली ओ ए से रिप्रेजेंट किया, यानी ओ बी का मैग्नीट्यूड ओ बी होगा। ठीक, यहां पे कॉस अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो मुझे लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन मिल जाएगा ओ एम। ये होगा ओ ए डॉट ओ बी अपॉन ओ ए कैंसिल हो जाएगा, अपॉन ओ बी आएगा। ये ओ ए का ओ बी के अलॉन्ग मेरे दोस्त क्या है, प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन के बाद एक वर्ड आता प्रोजेक्टेड वेक्टर। प्रोजेक्टेड वेक्टर, ये वर्ड प्रोजेक्शन के बाद आता है। तो आप प्रोजेक्टेड वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए ओ एम में
ओबी कैप से क्या करेंगे, डायरेक्शन से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मींस ओबी के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है, राइट, यहां से आपको प्रोजेक्टेड वेक्टर मिल जाएगा। यानी दोनों काफी हद तक रिलेटेड टर्म्स हैं। तो यहां पे अब मैं प्रोजेक्शन की वैल्यू लिख देता हूं। प्रोजेक्शन सिंपली लेंथ है। आप दोनों वेक्टर्स का क्या लेंगे, डॉट, अपॉन जिस पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड। तो साथ ही जैसे ही आप डॉट लेंगे, यहां पे आएगा 3 + 2 + 1, प्रोजेक्शन लिया है हमने ओबी पे, अपॉन में आएगा ओबी का मैग्नीट्यूड, जो कि होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर -2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर, यानी सिंपली आएगा 6 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 6, यानी वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ 6। ये हमने ओ ए का ओबी के अलोंग प्रोजेक्शन कैलकुलेट कर लिया। अब बारी आती है प्रोजेक्टेड वेक्टर। आपके पास मैग्नीट्यूड तो है, ये प्रोजेक्शन सिंपली क्या मैग्नीट्यूड है, कमी है डायरेक्शन की, तो आप यहां से कैलकुलेट करेंगे। मीन जिसके अलोंग आप प्रोजेक्टेड वेक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप ओ एम लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन में सिंपली क्या करेंगे, ओबी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। यहां पे प्रोजेक्टेड वेक्टर आपका आ जाएगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब मैं यहां पे प्रोजेक्टेड वेक्टर का कैलकुलेशन कर रहा हूं, इंटू ओबी कैप, सिंपली होगा ये I -2j + k, और अपॉन में उसका क्या आ जाएगा, डायरेक्शन, सॉरी मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर लिखना है ना, तो √6, यानी तो सिंपली यही आ गया, I -2j + k ही आ गया। क्या बात है भाई। इसका कोई यहां सिग्निफिकेंस बताएगा कि प्रोजेक्टेड वेक्टर जो भी है ओ एम वेक्टर ओबी के जैसा ही आ गया, ओबी के इक्वल ही आ गया, इसका क्या मतलब है। कृष्णा, कैन यू एक्सप्लेन दिस। सर अल्फा 0 होगा। अल्फा 0 होगा, ओ एम की वैल्यू आ रही साथी इसके बराबर, इसके बीच में अल्फा 0 होगा, मीन्स ये अल्फा थोड़ा 0 होगा, मीन्स ओ एम और ओबी दोनों इक्वल वेक्टर्स हो गए ना। अच्छा हाँ सर ठीक है, ओ एम और ओ भी इक्वल हो गए। हाँ एग्जैक्टली, यानी ओ एम, भाई दो वेक्टर बराबर कब होते हैं, जब उनके मैग्नीट्यूड भी बराबर हो, डायरेक्शन भी बराबर हो। तो भाई प्रोजेक्टेड वेक्टर ओबी के बराबर आ गया, इट मींस जो हमारा ओ एम वेक्टर, ये हमारा क्या है, दिस ओ एम वेक्टर, ये सिंपली ओ एम वेक्टर था, यही प्रोजेक्टेड वेक्टर है, और ये बराबर हो जाएगा ओबी वेक्टर के। ऐसा इसलिए हुआ कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के सेम हो गए। तो इस तरीके से हमने प्रोजेक्टेड वेक्टर कैलकुलेट किया। आगे बढ़ते हैं, इसी में आप साथ साथ नोट करते रहना। यहां पे एक हम बहुत ही बेसिक कंसेप्ट सीखते हैं, आगे इसे हम 3D वगैरह में भी डिफरेंट वे में पढ़ेंगे। कंसेप्ट क्या है, पहले मैं ओ ए और ओ बी वेक्टर्स जैसा कि पिछले फिगर में था वैसा बनाने की कोशिश करता हूं। ये हमारा ओ ए वेक्टर है, और यहां से मेरे बच्चे मैंने ओ बी वेक्टर बना लिया। और हम यहां पे बी का पोजीशन लिख लेते हैं, सिंपली ये वी वेक्टर है। ए का पोजीशन लिख लेते हैं, सिंपली ये ए वेक्टर है, या उल्टा कर लेते हैं, सब पिछली क्लास में करते आए थे, या रहने दो कोई दिक्कत नहीं, चलिए ऐसे ही रहने दो आप। हमने सोचा ओ ए को ऊपर कर दें, ठीक है, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब सवाल यह है कि मुझे बी से ओ ए पे एल्टीट्यूड का लेंथ कैलकुलेट करना है। समझ रहे हो क्या मैं बोल रहा हूं, बी से ओ ए पे जो एल्टीट्यूड होगा उसका लेंथ कैलकुलेट करना है। इसके लिए मैं काम करता हूं, यहां से एक वेक्टर ऐसे बना देता हूं इस तरीके से। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, बी से ओ ए पे जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है बी पॉइंट से,
इस वेक्टर पे जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है वो कैलकुलेट करना है, और यहां पे ये एंगल हमारी 90 डिग्री हो गई। अच्छा भाई, यहां पे हम एक वेक्टर और बना लेते हैं ऐसे, ये हमारा क्या हुआ, प्रोजेक्टेड वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है, प्रोजेक्टेड वेक्टर। दिस इज प्रोजेक्टेड वेक्टर। ये हमारा प्रोजेक्टेड वेक्टर है, और ये हमारा क्या है, नॉर्मल वेक्टर टू ओ ए वेक्टर पासिंग थ्रू पोजीशन बी या पॉइंट बी। अब आप ध्यान दीजिए, यहां पे हम यहां से दो बातें कर पाएंगे, एक तो ये नॉर्मल वेक्टर भी लिख पाएंगे और उसका मैग्नीट्यूड भी लिख पाएंगे। भाई कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो जो मेरा ओबी वेक्टर है, ओबी वेक्टर इक्वल होगा प्रोजेक्टेड वेक्टर प्लस दिस नॉर्मल वेक्टर। ये पॉइंट सपोज एम है, तो ओ एम वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर, ओ एम वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर। तो एम बी वेक्टर की अगर हम बात करें, होगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ एम वेक्टर, ओ बी वेक्टर माइनस ओ एम वेक्टर। ओ बी वेक्टर क्या मेरे दोस्त, बी वेक्टर। ओ एम वेक्टर कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान सी बात है। ओ एम वेक्टर सिंपली होगा बी का ए पे प्रोजेक्शन लेके हम ए कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी प्रोजेक्शन इंटू यूनिट वेक्टर ए, ओ एम इंटू ए कैप। और ओ एम की वैल्यू क्या होगी, बी का ए पे प्रोजेक्शन है, तो बी डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ए, क्योंकि आप ए पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं, जिस पे लेते हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवीजन करते हैं। इस बात को तो आप फील कर चुके होंगे। इंटू ए कैप, ये पूरी एक स्केलर क्वांटिटी है और ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर ही है ये, ठीक। यहां पे ओ एम वेक्टर की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आएगी बी डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ए इंटू ए कैप। ये एम बी वेक्टर आया, मीन्स नॉर्मल के अलोंग वेक्टर आ गया। अच्छा, अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की बात करें, तो भाई लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमारा सिंपली एम बी का मैग्नीट्यूड होगा, और ये वैल्यू आएगी बी वेक्टर माइनस बी डॉट ए कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। एम बी का मैग्नीट्यूड ही क्या हो गया, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हो गया। अच्छा, ऐसा करने के बाद
अगर मैं आपसे यहां पे एक और सवाल पूछूं कि मेरे पास ये फिगर ओ ए और ओ बी ऐसे वेक्टर्स दिए गए थे, बी पॉइंट से मैं इस ओ ए वेक्टर पे एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं और उस फुट ऑफ एल्टीट्यूड का कोऑर्डिनेट चाहिए। क्या चाहिए? फुट ऑफ एल्टीट्यूड का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो फुट ऑफ एल्टीट्यूड भी आप यहां से लिख सकते हैं, फुट ऑफ एल्टीट्यूड। तो साथ ही आपके पास एम वी वेक्टर तो है ही है, ये होगा पोजीशन ऑफ बी यानी ओ बी वेक्टर माइनस ओ एम वेक्टर। ओ एम वेक्टर का मतलब एम का पोजीशन, एम का कोऑर्डिनेट, या कह लो एम का पोजीशन वेक्टर। ओ एम वेक्टर सिंपली होगा ओ बी वेक्टर, यानी सिंपली क्या हो गया, हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, जो हमने ये कैलकुलेट कर रखा वही है फुट ऑफ एल्टीट्यूड ना, राइट। अगर आप यहां से भी निकालेंगे वही आ जाएगा। अच्छा, ये ट्रिक यहां पे मैं क्यों सिखा रहा हूं, अगर मान लो ओरिजिन की जगह कुछ और होता तो मुझे यही काम करना पड़ता। अगर ओरिजिन की जगह कुछ और होता तो मुझे यही काम करना पड़ता ना। कितने बच्चे मेरी इस बात से कंप्लीटली सहमत हैं? क्योंकि यहां पे तो हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में काम कर रहे थे, इसलिए मामला बहुत ही आसान हो गया। अगर ओरिजिन की जगह कोई और वेक्टर होता तो मैं यही टेक्निक यूज करता ना भाई। यहां पे तो ओ एम वेक्टर और ये दोनों सेम हो गए। बताओ भाई, कितने साथी इस बात से एग्री करते हैं? दोबारा मैं रिपीट करता हूं, मैंने फुट ऑफ एल्टीट्यूड में जब ओ बी माइनस एम बी किया तो मुझे सिंपली कौन सा वेक्टर मिल गया, ओ एम वेक्टर मिल गया, ऑब्वियसली मिलेगा। लेकिन अगर यहीं पे मैं कोई वेक्टर सी वगैरह लेके चलता तब फिर आपको वो सेम वेक्टर नहीं मिलता ना, मेहनत करनी पड़ती फिर। यानी आप इस कंसेप्ट का यूज और कहां कर सकते हैं, फुट ऑफ एल्टीट्यूड भी कैलकुलेट करने के लिए इस कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं। जब आप यहां से ओ एम कैलकुलेट करेंगे तो आपको यही मिल जाएगा। मैं जरा एक प्रॉब्लम लेता हूं तो वहां से मामला और अच्छे समझ में आएगा। तो हमने दो बातें सीख ली यहां पे, परपेंडिकुलर वेक्टर कैलकुलेट करना और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और फुट ऑफ एल्टीट्यूड, ये तीसरी बात मान लो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, मैंने प्रॉब्लम यहां चेंज किया। सपोज मेरे पास यहां पे कोई एक प्लेन है, ठीक। इसको हम इंडिकेट कर लेते हैं एक प्लेन से, इस प्लेन का नाम रख लिया पाई। ये क्या है, प्लेन। भाई दो वेक्टर हमेशा प्लानर होते ही हैं, उसमें कोई शक वाली बात तो है नहीं। अब यहां पे आप देखिए, इस बार मैं थोड़ा सा मामला चेंज करने वाला हूं। इस बार मैं कोऑर्डिनेट्स देने वाला हूं। ये हमने बना लिया, एक हम और वेक्टर यहां बना लेते हैं ऐसे कुछ। अब देखो यहां पे हम इनके पोजीशंस लिख देते हैं। मीन्स इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया, इसका नाम सी रख दिया, राइट। ए का जो पोजीशन है उसको हमने कहा सपोज ये है 3i माइनस जे। सी का पोजीशन है 5i प्लस 7j। बी का पोजीशन है 8i माइनस 2j। अब मैंने एक काम किया, यहां से सी से ए बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। सी से ए बी पे क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ये वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज भी से सॉल्व कर सकते हो,
लेकिन जब तीन पॉइंट्स यहां में दे देता तो आप वहां पे सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो नहीं यूज कर पाएंगे, फिर 3D में लाइंस के इक्वेशन लिखने पड़ेंगे। 3D फॉर्मेट में जो लाइन के इक्वेशन होते हैं, फिर 3D में तो लाइन होती ही नहीं है, लाइन तो हमेशा 2 डायमेंशनल स्पेस में होती है। लेकिन जब x y z वेरिएबल्स होंगे तो लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, मैं उसकी बात कर रहा था, तो हम 3D ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहां मत पालना भाई। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, ये m का कोऑर्डिनेट, m का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है कि m का कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई। अब कैसे निकालेंगे, बहुत आसान सी बात है। सबसे पहले am वेक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, am वेक्टर। तो am वेक्टर का कैलकुलेशन यहां करते हैं, वो हमारा होगा प्रोजेक्टेड वेक्टर। am वेक्टर होगा AC का AB पे प्रोजेक्शन, तो यानी AC डॉट AB अपॉन मैग्नीट्यूड AB, और साथ में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, AB कैप। अब मुझे m का कोऑर्डिनेट चाहिए था, तो इसको क्या लिखते हैं हम फाइनली, am वेक्टर का मतलब है OM वेक्टर माइनस OA वेक्टर, और ये वैल्यू बराबर आ रही है इसके AC डॉट AB अपॉन मॉड AB AB कैप। तो अब आप यहां से OM वेक्टर कैलकुलेट कर पाएंगे बेटा। OM वेक्टर मेरा होगा वही सिंपली m का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। भाई जब आप किसी के कोऑर्डिनेट की बात करते हैं स्पेस में, तो हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बोलते हैं ना, तो OM यहां पे आ गया। आप सिंपली क्या हो गया, m का पोजीशन हो गया, यानी OM वेक्टर होगा OA वेक्टर प्लस AC डॉट AB AB कैप अपॉन मॉड AB। अब आप AC डॉट AB कैलकुलेट करिए। तो पहले आप AC वेक्टर निकालेंगे, मिस पोजीशन ऑफ C में से पोजीशन ऑफ A आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यह आएगा 2i प्लस 8j। फिर आप AB वेक्टर कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 5i प्लस j, सॉरी माइनस j। आप सोच रहे होंगे सर ये तो मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कर लेता, ये सब कोऑर्डिनेट पता है, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिख के दोनों का पॉइंट ऑफ बिल्कुल कर सकते हैं भाई। ये काम हम 3D में भी करेंगे, वहां पे x y z वेरिएबल्स होंगे। लेकिन अभी हम एक ऑल्टरनेटिव टेक्निक सीख के चल रहे हैं कि हमारे पास ये भी एक फ्यूचर में अप्रोच रहेगा। भाई कभी एग्जाम में अगर ऐसा ऑप्शन ही दे दिया, आप क्या समझेंगे, ये ऑप्शन देके आपसे पूछ लिया बताओ भाई क्या ये m का m का कोऑर्डिनेट है मींस C से जो आपने फुट ऑफ एल्टीट्यूड कैलकुलेट किया ड्रॉप करके, वो है, बिल्कुल वही है। आप सबकी वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, यानी OM वेक्टर की वैल्यू आएगी OA वेक्टर। OA वेक्टर मींस A का पोजीशन सिंपली जो कि है 3i माइनस j, इसमें आप प्लस करेंगे ये पूरी कहानी AC डॉट AB अपॉन मॉडुलस AB। तो भाई AC डॉट AB जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2 अपॉन मॉडुलस AB का मतलब √26। इसमें आप AB कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, AB वेक्टर तो पता ही है, तो 5i माइनस j अपॉन √26 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 1/13 आ जाएगा, राइट। तो यहां पर आएगा 5i माइनस j अपॉन 13। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहां से फाइनली OM वेक्टर मींस m का पोजीशन आ गया
3 + 5/13 यानी 44i/13 -j यानी -14j/13। तो आपके पास m के कोऑर्डिनेट आए 44/13 -14/13। कितने बच्चों को ये पूरी बात अच्छे समझ में आ रही है? प्लीज रेज योर हैंड। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन दिख रहा है बच्चों को। किसी भी साथी को कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। अच्छा, यहां पे मैं आपसे एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम अब पूछ लेता हूं। ये आप लोगों को करना है और ये प्रोजेक्टेड वेक्टर वगैरह के ऊपर आखिरी प्रॉब्लम है। सपोज आपके पास कोई एक ओ ए वेक्टर दिया गया है, ये ओ बी है सपोज, और ये ओ ए वेक्टर है। एक और बना लेते हैं, ये मेरे बच्चे ओ ए वेक्टर है, ओ बी ए, और ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है cos थीटा कॉमा साइन थीटा -π/3। मैं कोशिश करता हूं अच्छा प्रॉब्लम बना पाऊं। दिस मीन्स मतलब मैंने ये लिखा था यहां पे कि cos थीटा आई कैप, आप इसमें कभी कंफ्यूज मत होना भाई, प्लस दिस जे कैप, और जो ओबी वेक्टर है ये है आई प्लस जे माइनस के। अब प्रॉब्लम ये है, इफ प्रोजेक्शन of OA vector along OB vector is maximum, then find theta and maximum value। then find theta and maximum value। अब खुद से करिए।
चलिए अब इसे डिस्कस करते हैं। बाकी जो साथी अटेम्प्ट कर रहे हैं अभी वो साथ साथ करेंगे। तो यहां पे अगर मैं प्रोजेक्शन की बात करूं तो वो ओबी है सिंपली। तो आप ओबी की वैल्यू लिख पाएंगे ओ ए डॉट ओबी, मीन्स आप ओ ए का प्रोजेक्शन ओबी के अलॉन्ग ले रहे हैं, मीन्स इस वेक्टर का ओबी के अलॉन्ग प्रोजेक्शन। तो डॉट ओबी जिसके अलॉन्ग आप ले रहे हो उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवीजन करिएगा। तो यहां से आपको ये ओबी लिखा हुआ है, ओबी मिल जाएगा। तो ओबी की वैल्यू आएगी, भाई कुछ साथियों के आंसर मेरे पास आने शुरू हो गए हैं, देखते हैं बेटा। अभी आप इनका डॉट लेके सिंप्लीफाई करिए। तो ये आएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा माइनस पाई डिवाइडेड बाई 3 और होल अपॉन में आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये सिंपली एक थीटा का फंक्शन आ गया, राइट। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो जो ओबी आया है सिंपली थीटा का एक फंक्शन, जो प्रोजेक्शन का लेंथ आया इट्स नॉट ओबी, हमने थोड़ा सा गलत लिखा है। यहां से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, सपोज ये किसी एम पॉइंट पे मीट करता है, राइट। तो ये ओ एम है, ये हमारा ओ एम है। तो ओ एम किसका फंक्शन आ गया, थीटा का फंक्शन आ गया। तो इसी को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है कुल मिला के, यानी अपने पास ये लिखा हुआ है, मैं ओ एम को लेट कर लेता हूं। लेट ओ एम इक्वल्स, सपोज कुछ एस थीटा एज्यूम कर लेते हैं। तो एस थीटा की वैल्यू गिवन है भाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस पाई बाई 3 अपॉन रूट 3। जब भी आप इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करेंगे तो आप इसे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के फॉर्म में लिखने की कोशिश करिए। तो आप इजिली इसे मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर पाएंगे भाई। यानी एस थीटा, साथी देखो अब आपने दोबारा आंसर करेक्ट किया। कैलकुलेशन पे बहुत ध्यान दो, एग्जाम में कैलकुलेशन का अच्छा होना बहुत जरूरी है। चलिए तो ये कॉस थीटा है, इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, साइन थीटा कॉस पाई बाई 3। कॉस पाई बाई 3 का मतलब 1/2, यानी साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा साइन पाई बाई 3 जो कि स्क्वायर रूट 3/2 होगा। अब आप एस थीटा को लिख सकते हैं 1/√3। यहां से आप कॉस थीटा कॉमन निकालिए तो आएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। एस थीटा को मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। सो एस थीटा मैक्स will be 1 upon square root 3 square root of a square plus b square, 1 minus square root 3 divided by 2 का स्क्वायर प्लस 1/4, यानी सिंपली आएगा 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1।
बेटा अभी पिछले पेज पे आते हैं, एक बार अब यहां से आंसर कंक्लूड कर लेते हैं। अब सवाल यह कि मैक्सिमम वैल्यू किस थीटा के लिए आई होगी। सपोज इसको मैंने कंप्लीट कॉस के फॉर्म में बदल लिया, यानी अगर कंप्लीट कॉस में आप कन्वर्ट करेंगे तो फॉर्मेट होगा कॉस थीटा, भाई ये सब आपको आता होगा, इंटू कॉस एल्फा माइनस साइन थीटा इंटू साइन एल्फा, लेकिन यहां प्लस चल रहा है, प्लस साइन थीटा इंटू साइन एल्फा आएगा, यानी ये कॉस थीटा माइनस एल्फा बनेगा। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आती है, जब थीटा माइनस एल्फा क्या हो, 2k पाई हो, 2k पाई हो। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्योंकि आप जब लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन निकालते हैं तो आप मॉड्यूलस वगैरह लगा के चलते हैं। भाई जब मैंने प्रोजेक्शन की बात करी थी, यहां पे क्या चल रहा था, मॉड चल रहा था, तो निगेटिव से तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा यहां पे, यानी फिर 2n पाई जरूरी नहीं है कि cos 0 cos 2 पाई cos 4 पाई भी हो, पाई वगैरह भी हो सकते हैं। सभी लोग समझ रहे हो ना, पाई वगैरह भी यहां पे हो सकता है। तो यानी थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू 2n पाई ना होके सिंपली k पाई होनी चाहिए। मेरे कितने बहादुर बच्चे इस बात से एग्री करते हैं, ये बिकॉज ऑफ मॉडुलस हो गया। बताओ भाई कितने साथी इस बात से कंप्लीटली एग्री करते हैं, भाई कॉस अगर मिनिमम होगा तो आप मॉड लगाएंगे तब भी तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम पे जाएगी ना, क्योंकि जो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला था उसमें मॉडुलस चल रहा है स्टार्टिंग से ही। अगर आप इसको ध्यान से देखें, यहां स्टार्टिंग क्या चल रहा है, मॉडुलस। जब इसकी वैल्यू -1 होगी तब भी ये कहां पे जाएगा, मैक्सिमम पे ही जाएगा। थीटा भी कैलकुलेट करते हैं बेटा। तो सवाल है थीटा कैलकुलेट कैसे किया जाए, तो अब देखिए इसको किस में कन्वर्ट कर रहे थे, कंप्लीट कॉस में। अब भाई आप लोग ट्रिग्नोमेट्री वगैरह का रिवीजन कभी कभी किया कीजिए बीच बीच में। ये कॉस थीटा हम यहां पे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या कर देते, मल्टीप्लाई डिवाइड। आप ये फॉर्मेट बस देख लीजिए, तो यहां पे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता था, और यहां पे a अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को r एज्यूम कर लेता हूं, तो ये a अपॉन r लिखा हुआ है, ठीक, कॉस थीटा प्लस b अपॉन r साइन थीटा। कॉस में बदलना है तो कॉस के साथ वाला क्या होगा, कॉस एल्फा, साइन के साथ वाला क्या होगा, साइन एल्फा। तो यानी इसमें जब आप डिवीजन करेंगे tan अल्फा निकालेंगे तो tan अल्फा की वैल्यू आएगी b अपॉन ए। तो b कितना है इसमें, 1/2 है, a कितना है, ये है, दोनों को डिवाइड कर दो tan अल्फा मिल जाएगा। तो साथ ही यहां से थीटा हमें मिल जाएगा, थीटा इक्वल टू k पाई प्लस एल्फा, और एल्फा हमने कैसे निकाला, tan इनवर्स b अपॉन ए होगा। tan इनवर्स b अपॉन ए यानी 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3। कितने बच्चे इस बात से कंप्लीटली सहमत हैं भाई, प्लीज रेज योर हैंड। तो रिपीट कर देता हूं बेटा, ये सारी कहानी आपको समझ आ गई। आप यहाँ पे a cos थीटा प्लस b sin थीटा को कंप्लीटली cos में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। फिर यू कैन यूज काउची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी आल्सो हियर, बट उस पर नहीं जाता हूं। तो आप r से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो r a अपॉन r cos थीटा प्लस b अपॉन r sin थीटा होगा। a अपॉन r को अगर मैं cos अल्फा कहूं तो अपने आप क्या हो जाएगा, sin अल्फा। आप ट्रायंगल बना के देख सकते हैं, बस आपको एक मैकेनिकल डायग्राम बनाना है, ट्रायंगल बनाओ, कैलकुलेट कर लो, समझ गए। तो इसको हमने कंप्लीट कॉस में कन्वर्ट किया, क्या होगा, कॉस थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। अब कॉस थीटा माइनस अल्फा, लेकिन वहां पे मॉड भी लगा हुआ है,
तो अगर थीटा माइनस अल्फा पाई होगा तब भी वो मैक्सिमम पे जाएगा, थीटा माइनस अल्फा 2 पाई होगा तब भी मैक्सिमम पे जाएगा, तभी हमने के पाई यहां पे लिख दिया है, राइट। यही से हमने पूरा कैलकुलेशन किया है। समझ आया इसी का? बता दीदी आपको समझ आई पूरी कहानी? नहीं भाई, देखो फंडामेंटल पीरियड ऑफ फंक्शन जो होता है, बेसिकली फंडामेंटल पीरियड तो यहाँ पे पाई है सर। मतलब फंडामेंटल पीरियड का ऐड करने की वजह से के पाई लगा दिया, मतलब फंडामेंटल पीरियड पाई आ रहा था इसलिए प्लस के पाई कर दिया। बाकी आपने जो जनरल सॉल्यूशन में पढ़ा भी होगा कि tan थीटा जो भी होता है, बिल्कुल सही बात है, पीरियोडिक होता है विद पीरियड ऑफ पाई, तो एवरी पाई इंटरवल का अपनी वैल्यूज को रिपीट करेगा, एग्जैक्टली ये बात हम कह सकते हैं। और यहाँ मॉड कॉस पे लग गया था, तो ये भी पीरियोडिक है, और मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा या साइन थीटा का पीरियड का होता पाई होता है, तो इस वजह से बोल सकते हैं, राइट। बाकी मैंने क्या यूज कर लिया, जनरल सॉल्यूशन जो है वो लिख दिया। मुझे ये चीज पता थी और मैं उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को पता होगी। चलिए भाई हम आगे चलते हैं। यहां पे हम कुछ बेसिक कोरिलेशंस देखेंगे। तो यहां पे एक हम कमेंट लिखेंगे, और ये कमेंट क्या, थोड़ा सा बेहतर कमेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट है, यहां पे लिखिए आप, कोरिलेशन बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इस पे क्या कमेंट करेंगे वो सारी कहानी अब यहां पे वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो कमेंट क्या है इस पे, कोरिलेशन बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में क्या दोनों प्रोडक्ट इसके साथ कनेक्टेड है, कोई एक है, देखते हैं। थोड़ी सी बातें आपसे करते हैं। जैसे आपको पता है, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मैं ए डॉट के बी वेक्टर कैलकुलेट कर रहा हूं, तो आप स्केलर को इससे बाहर निकाल सकते हैं। सिंपली क्या लिखा हुआ, के ए डॉट बी। अच्छा एक बात आप ध्यान रखना, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ये हमेशा 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है, जबकि वेक्टर को आप 3D में भी ले जा सकते हैं। तो मींस जो यहां पे मैं कोरिलेशन लिख रहा हूं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, आप ये नहीं सोचेंगे 3D में मैं अप्लाई कर रहा हूं, वो 2D की वर्किंग है, बट दोनों का मॉडल सेम है, राइट। तो आप कंफ्यूजन मत पालना इसमें। वेक्टर में आप i प्लस जे माइनस के ले सकते हैं, बट कॉम्प्लेक्स में नहीं। आप 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिवीजन कर सकते हैं, बट 2 वेक्टर्स का नहीं। तो बहुत जगह इनमें डिसिमिलैरिटीज हैं, तो आप कभी इनके रूल्स को बिल्कुल मैच मत करना भाई, एक में बिल्कुल मिक्स कर दिया पूरे को। तो दोनों में जो प्रॉपर बाइफर्केशंस हैं वो आप बिल्कुल क्लियर रखना, ताकि कंफ्यूजन ना होने पाए कभी। तो भाई मैंने ऐसा लिखा, ए डॉट के इंटू बी इक्वल्स, आप लिख सकते हैं के इंटू ए डॉट बी। अच्छा चलिए ठीक है। अब यहां पे अगली बात ये आती है, अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास ए जो है, ए वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1,
मतलब ये क्या लिखा हुआ था, सपोज i प्लस जे लिखा हुआ था, तो कॉम्प्लेक्स वाला क्या लिख लेगा इसे, 1 प्लस आई। कितने बच्चे इस बात को समझ रहे हैं भाई? हमने ए वेक्टर को z1 कहा, और जो मेरे पास मेरे बच्चे बी वेक्टर है उसको मैं z2 कहता हूं। यहां पे मैं कनेक्शन आपको थोड़ा बहुत बता रहा हूं। ए वेक्टर z1 है और बी वेक्टर क्या है, z2 है। अगर मैं आपसे कहूं a डॉट बी, आप यहां कैलकुलेट करिए, तो आप कहेंगे चलिए ठीक है, ये कॉपी में तो नहीं लिखा जाता z1 डॉट z2, ये बात लिखनी ही गलत है। लेकिन अगर आप डॉट ले लेंगे तो आपको रिजल्ट सेम मिलेगा जो वेक्टर से मिल रहा है। लेकिन इस बात को मैं एक रेड सर्कल में क्लोज कर देता हूं, क्योंकि ये बात कभी किताबों में लिखी नहीं जाती है, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट है वो वेक्टर्स के लिए बना हुआ है। लेकिन ये अगर आप इसको एज ए एनालॉगस मान के चलो, आप बोलो मैं इसको ऐसा ट्रीट कर रहा हूं, तो आप लिख सकते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में ये बात किसके बराबर हो जाती है, इसके बराबर भी होती है, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार और 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 बार z2। अगर आपसे कभी कोई कहे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में आप 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार कैलकुलेट करो, आप कहिए सिंपली z1 और z2 का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा। मैं अगर इसका डॉट लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा रिजल्ट में 5। और अगर मैं 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार कैलकुलेट करूं, देखते हैं क्या मिलेगा यहां पे। सॉरी 2 नहीं रहेगा यहां पे, केवल रियल पार्ट। यहां पे केवल क्या रहेगा, रियल पार्ट। तो आप z1 z2 बार कैलकुलेट करना चाहते हैं, यानी 1 प्लस आयोटा में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 माइनस 2 आयोटा, और इसका क्या ले लीजिए, रियल पार्ट। इसका क्या लेना है, रियल पार्ट। ये दोनों रिजल्ट सेम होने चाहिए। यहां हमने क्या ले लिया, डॉट प्रोडक्ट। जरा ये कैलकुलेट करके देखते हैं। तो रियल पार्ट ऑफ, ये साथ ही आप मल्टीप्लाई वगैरह करिए, तो माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 2। व्हाट इज रियल पार्ट हियर, यू कैन सी रियल पार्ट इज 5। तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट और रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार में बहुत बड़ी दोस्ती है। कितने बच्चे इस बात को समझ गए अच्छे से, प्लीज रेज योर हैंड। कितने साथी इस बात को काफी ढंग से समझ पा रहे हैं भाई? ये बातें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के टाइम पे भी थोड़ी बहुत डिस्कस करी थी, थोड़ी बहुत पूरी डिस्कस करी थी। अब आप ध्यान दीजिए, ये बात आप समझ गए। आपको एक छोटी सी बात मैं और बता देता हूं। साथ ही कनेक्शन करके पढ़ने से कभी चीजें भूलती नहीं है। आप यहां पे ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लीजिए ए वेक्टर के साथ, तो मैं कहूं ए और ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, तो आप कहेंगे भाई एंगल तो 0 डिग्री है। सेम वेक्टर सेम के साथ 0 डिग्री एंगल बनाएगा। तो ए डॉट ए की वैल्यू जो है ये होगी मॉड ए वेक्टर इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड ए, cos of 0 degree. So this value will be magnitude of a vector का square. A dot A is mod A square. A dot A is mod A square. यानी अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे A प्लस B इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर चाहिए, तो ये सिंपली होगा
ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। यानी ये वैल्यू कितनी आएगी, डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, इसमें कोई डायरेक्शन का मतलब नहीं होता है, लाइक क्रॉस प्रोडक्ट में जो था। इसे आप लिखेंगे ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। इसको आप लिख सकते हैं ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी। ए डॉट ए का मतलब सिंपली है मॉड ए स्क्वायर, बी डॉट बी का मतलब सिंपली है मॉड बी स्क्वायर। बी डॉट ए और ए डॉट बी आपस में बराबर होंगे, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ये होगा प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी। अच्छा, यहां पे जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर वाले साथी थे वो क्या लिखते, क्या वो भी ऐसा लिख सकते हैं, वो लिखते भाई Z1 प्लस Z2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आपको मैं इसे लिखूंगा मॉडुलस Z1 स्क्वायर। एक्चुअली जो हम यहां पे ए डॉट ए का फंडा लिखे हैं, यहां पे कॉम्प्लेक्स वाले साथी क्या लिखते, Z1 या Z डॉट Z बार। यहां पे क्या लिखते हैं, Z डॉट Z बार। अभी बेटा प्रीवियस पेज पे आते हैं, Z डॉट Z बार, ये कितना होगा, मॉडुलस Z स्क्वायर। यहां पे ए डॉट ए, यहां पे Z डॉट Z बार। अगर सेम का सेम के साथ डॉट लेंगे तो आपको उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिल जाएगा। लाइक मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा, मैं कहता हूं मुझे Z बार नहीं चाहिए, मैं Z का Z के साथ डॉट प्रोडक्ट लूंगा, ले लो भाई, कितना मिलेगा यहां पे 2, यानी मॉड Z स्क्वायर। ये बात भाई बिल्कुल यहां भी लागू होती है। प्लस आप इसे मॉडुलस Z2 स्क्वायर प्लस यहां पे क्या आएगा 2 टाइम्स, यहां पे आता है रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार, या फिर 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 बार Z2, यानी 2 टाइम्स A डॉट B की वैल्यू इसके बराबर होगी। तो आप देख पा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर और वेक्टर्स में काफी ज्यादा सिमिलरिटीज हैं। मैं प्रीवियस पेज पे आपको दिखा देता हूं। किसी भी साथी का भाई कोई डाउट हो यहां पे वो पूछ सकता है। चलिए हम आगे चलते हैं। इतनी बातें भाई आप सबको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अच्छा, यहां पे एक और आइडेंटिटी अब लिख ही लेते हैं साथ ही साथ। अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास लिखा हुआ है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और इसके मैग्नीट्यूड का मुझे स्क्वायर करना है, तो आप भाई सिंपली वही काम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, बट आप ये रिजल्ट याद रख लीजिए, का डॉट लेंगे ए प्लस बी प्लस सी के साथ, तो यहां से वैल्यू जो आएंगे वो मैं लिख देता हूं सिग्मा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सिग्मा ए डॉट बी।
कॉम्प्लेक्स में क्या आता, मींस आप इसको अगर एक्सपैंड करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फिर मैं कॉम्प्लेक्स पे आता हूं। यहां पे आएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर, और यहां आएगा 2a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट ए। अगर मैं यहां पे 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिख देता, z1 प्लस z2 प्लस z3, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो कॉम्प्लेक्स में आप क्या लिखते हैं इसे, z1 प्लस z2 प्लस z3, और यहां पे इसके बार से आप मल्टीप्लाई करते कॉन्जुगेट से, और कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसको आप सॉल्व करते तो यहां पे आता है सिग्मा मॉड्यूलस z1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार, ये बात यहां पे आती है। यानी फिर से आप देख पा रहे हैं ये दोनों स्टेटमेंट्स आइडेंटिकल हैं। हाँ साथ ही यहां सिग्मा रहेगा। चलिए यहां पे कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम से स्टार्टिंग करते हैं। एक प्रॉब्लम मेरे पास है, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, इफ B and C are unit vectors and A plus B plus स्क्वायर रूट 3C इक्वल्स 0 वेक्टर। अच्छा यहां कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या लिखा जाता, z1 z2 z3 आर यूनी मॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z1 प्लस z2 प्लस रूट 3 z3 इक्वल 0, फिर कुछ स्टार्ट करते हो लोग, ठीक है। देन एंगल बिटवीन, वहां पे एंगल के लिए टर्म्स क्या यूज करते हैं, आर्ग्यूमेंट। देन एंगल बिटवीन A and B, angle between vector A and B will be, then angle between A and B will be तो साथी ए और बी के बीच में एंगल कैलकुलेट करने, अभी देखते हैं साथी। बिल्कुल सही बात है कृष्णा, बिल्कुल सही आंसर है। आप ए प्लस बी को इन टर्म ऑफ सी कैलकुलेट कर लीजिए, तो आप ए प्लस बी वेक्टर को लिख पाएंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स माइनस स्क्वायर रूट 3 सी वेक्टर, और आप दोनों साइड का मॉड लीजिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसकी वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर रूट 3 सी वेक्टर। आप दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर लीजिए मन करे, तो यहां से आएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी, ये वैल्यू होगी 3 के इक्वल, यानी 2 टाइम्स ए डॉट बी की वैल्यू आ जाएगी 1 के इक्वल, तो ए डॉट बी होगा मेरे बच्चे 1/2,
यानी ए और बी के बीच में जो एंगल है, ए एंगल बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री। ए और बी के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री हो जाएगा। चलिए एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं, ये आखिरी प्रॉब्लम है। देखिएगा, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पोजीशन वेक्टर्स of point A and point B, respectively. With respect to origin, and if mod A vector equals A, mod B vector equals B, full stop, the point C and D, divides AB internally and externally. Divides AB internally and externally. In ratio 2:3. In ratio 2:3. If OC and OD are perpendicular, if OC and OD are perpendicular, then बताना भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहां पे मैं ए ऑप्शन लिख देता हूं, 9a स्क्वायर इक्वल्स 4b स्क्वायर, 4a स्क्वायर इक्वल्स 9b स्क्वायर, 9a इक्वल्स 4b, 4a इक्वल्स 9b। अभी कोई करेगा नहीं, एक क्वेश्चन और मैं दे देता हूं, ये आप अगली क्लास में करके ले आएंगे, यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा डिस्कस करते हुए, ठीक है। 4a इक्वल्स 9b, ये इसके ऑप्शंस हैं। एक और प्रॉब्लम आप लिख लीजिए, तो
अगला प्रॉब्लम है, इफ ए बी सी आर पॉइंट्स in R cube, यानी 3D space, such that A equals 1 2 3, इसका मतलब क्या है, I plus 2J plus 3K, and B equals 1 minus 3 1, C equals 1 0 minus 1. Also, there exists a point D in R cube. Then minimum स्लैश मैक्सिमम जो भी एग्जिस्ट करे, मिनिमम स्लैश मैक्सिमम, आपको कमेंट करना कौन सा एग्जिस्ट करेगा ये भी साथ साथ, ऑफ एडी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बीडी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सीडी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्या भाई इसमें ये वाला पार्ट कोई बता सकता है कि डी पॉइंट कहां पे होगा? कोई भी? चलिए ये अगली क्लास में आप करके ले आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। सर। हाँ बेटा। सर डी पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया हुआ? क्या? डी पे कोई वो नहीं लगाया हुआ कंस्ट्रेंट, मतलब डी कुछ भी हो सकता है? डी उस प्लेन का कुछ भी पॉइंट हो सकता है भाई। तो 3 पॉइंट्स है ना, 3-4 पॉइंट्स हैं। अगर हम पॉइंट्स की बात करें, हाँ दी जिया, कल हम पीएनसी की आखिरी क्लास करेंगे, कुछ रिवीजन करेंगे। सर लेकिन डी तो फिर अगर बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी तो फिर इन्फिनिटी नहीं जाएगा मैक्सिमम वैल्यू? मतलब मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिल्कुल सही बात है, मिनिमम करेगा। ध्यान रखना ये जो चारों पॉइंट है सेम प्लेन में है, ठीक है ना? ये आप लिख लीजिए, ए बी सी डी, इतना हिंट दे दिया। वैसे ये आप खुद कंक्लूड कर लेते, इन सेम प्लेन। चलिए साथी, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।